7 दिनों तक एक दूसरे पर हमले करने के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान जो इस वक्त हम देखें जंग में एक स्ट्रेटेजिक पॉज आया है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल वो मजीद हमले ईरान पर नहीं करेंगे। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती इदारों न्यूयॉर्क टाइम्स को, एक्सियोस को और CNN और एसोसिएटेड प्रेस को जो खबरें वहाँ पर सामने आ रही हैं, वो जो इंटरव्यू दिया गया है उस पर रिपोर्ट किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी हमलों में शिद्दत न लाने का फैसला किया है। इन ज़राए ब्लाग के मुताबिक ये फैसला उस वक्त किया गया जब हुकाम ने पेट्रियट दिफाई मिसाइलों के ज़खायर में कमी और खलीज फारिस में अमेरिका के अरब इत्तेहादियों के दूर होने के खदशात पर तशवीश का इजहार किया है। व्हाइट हाउस ने अभी तक इन रिपोर्ट्स की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की, ताहम उनका कहना है कि सदर ट्रंप हमेशा सिफारती हल को तरजीह देते हैं। अमरीकी न्यूज़ साइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी सदर ने सिफारतकारी को मजीद मौका देने का फैसला करते हुए जुमे के रोज़ अमरीकी फ़ौज को ईरान पर नए हमले न करने की हिदायत जारी की है। इसके साथ ही तकरीबन 2 हफ्तों से जारी रोज़ाना हमलों का सिलसिला भी रुक गया है। ख्याल रहे कि 13 दिनों बाद जुमे की रात पहली रात थी जब अमरीका ने ईरान पर कोई फ़िज़ाई हमला नहीं किया, जबकि हफ्ते की रात भी किसी हमले की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनरल डैन केन ने सदर ट्रंप को मशरिक़ वुस्ता में दिफाई निज़ाम मुतासर होने से खबरदार किया और कहा कि ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने से मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत मुतासर हो सकती है। जनरल साहब के मुताबिक जंग में शिद्दत आने की सूरत में पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स के ज़खायर कम होंगे। ईरान जंग में शिद्दत से दीगर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़खायर भी तेज़ी से कम हो सकते हैं। ताहम फ़ौज तमाम अहकामात पर अमल दरामद की सलाहियत रखती है, लेकिन नताइज पर भी गौर ज़रूरी है। CNN के मुताबिक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कशीदगी बढ़ाने पर जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक ओमानी वफ़द जुमे को अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के नए इंतजामात पर बातचीत के लिए तेहरान पहुंचा था। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और इम्कान है कि ओमान और ईरान के दरमियान हफ्ते के अख्ताम तक मुआहदा तय पा जाएगा। इसके जवाब में ईरान ने भी जो मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ अमरीकी इंटरेस्ट से उनको निशाना बनाने से फ़िलहाल अपने आप को रोक दिया है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका ने गुज़श्ता 2 रातों के दौरान अपने हमले रोके हैं, तो ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाइयाँ रोक दी हैं। उनसे पूछा गया कि इसका मतलब है कि अमरीका ने एकतरफ़ा तौर पर जंगबंदी दोबारा नाफिज कर दी है, तो तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने कहा कि अमरीका स्ट्रेटेजिक फ़ैसला साजी के हवाले से थकन का शिकार है, इसके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। ये बात सदर के फ़ैसलों और सेंटकॉम की कारकर्दगी में देखी जा सकती। उनका कहना था कि हालिया 14 से 15 रोज़ा लड़ाई के दौरान ईरान की फ़ौजी कार्रवाइयों की कुछ खुसूसियात थीं, जिनमें हमलों का मरकज़ अमरीकी रेडार तनसीबात और मुआवनत फराहम करने वाले मराकज़ थे। ताहम अमरीका को मज़ीद हमलों से बाज रखा जा सकेगा। तर्जुमान के मुताबिक ईरान ने सरसे में कोशिश की कि अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाया जाए ताकि वो दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमती याददाश्त की शिकों पर अमल करे। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने अमरीका की हैवी कैजुअल्टीज़ का दावा कर दिया है। वो तकरीबन 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों को मारने का दावा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तो दोनों तरफ से जो कैजुअल्टीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस दौरान एक जो बड़ी डेवलपमेंट और हुई है वो है कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान एक जो दिफाई ताउन का मुआहदा है उसकी मंजूरी अब कुवैती पार्लियामेंट ने दे दी है। और इसके साथ साथ अल अरेबिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान पाकिस्तान के ज़रिए दोबारा पैगाम रसानी कर रहा है। प्रोग्राम के हिस्से में मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद साहब, पहले तो हमें ये बताइए कि जो नया दिफाई मुआहदा है कुवैत के साथ, इसके कदोखाल क्या हैं? क्या ये मुख्तलिफ है अमरीका के साथ माज़रत के साथ सऊदी अरब के साथ किए गए डिफेंस पैक्ट से, या वैसा ही है? दोनों में क्या फ़र्क है? जी, थैंक यू वेरी मच मारियो फॉर हैविंग मी। देखिए, जो सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक जो मुआहदा है वो बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि एक मुल्क के ऊपर जो हमला है वो दूसरे मुल्क के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। दैट इज मोर इन दी एग्जीक्यूशन, वॉर की एग्जीक्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा है। इन सिंपल टर्म्स जो कुवैत के साथ मुआहदा है ये ज्यादातर एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी एनहांसमेंट और ट्रेनिंग से रिलेटेड ज्यादा है। बट ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया के साथ देखिए 1982 से हमारा प्रोटोकॉल चल रहा था, हमारे ऑलरेडी ट्रेनर्स, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन वहां पे मौजूद थी। वो ज्यादा फॉर्मलाइज हो के आप कह लें कि नेक्स्ट स्टेज पे चला गया, जिसमें वॉर एग्जीक्यूशन के बीच में भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ी हैं। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक बिगिनिंग है विद द कुवैत। ऑलरेडी हम कोऑपरेट तो उनके साथ बहुत कर रहे हैं, बट इसको जरा फॉर्मलाइज कर लेंगे। बट ये सारी चीजें मारिया बाहर आई हैं, सामने आई हैं जब अब अरब वर्ल्ड ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो डेफिनेटली किसी ऐसे डिफेंसिव सिस्टम के साथ, कोऑपरेशन के साथ
कोऑपरेटिव मोड में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जहां पे देयर आर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू दैट कोऑपरेशन, या वो जैसे कहते हैं ना सिंपल टर्म्स एक गारंटीड सपोर्ट जो है। तो आई थिंक दिस इज द बिगिनिंग एंड दिस विल मूव फॉरवर्ड। और अगर पूरा कलेक्टिव एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कल एस्टेब्लिश होता है इस रीजन के अंदर, तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान जो है वो एनहांस करेगा अपनी पाकिस्तान की जो कोऑपरेशन है। इट विल हेल्प दीज अरब कंट्रीज आल्सो कि वो उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जुड़े, बीइंग अ नेचुरल स्टेबलाइजर एंड बीइंग अ नेचुरल ब्रिज करता है ये चीजों को, जैसे ईरान और सऊदीया के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा। तो आई एम श्योर कुवैत जो है वो जब एक कलेक्टिव उस ऐसी चीजों में आएगा जहां पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, तो उनको भी इसका फायदा होगा। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान को अपना जो डिफेंस कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज हैं उनको उनके थ्रू अपनी डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स अपना डिफेंस बहुत चीजों में एक दूसरे को सपोर्ट मिलेगा। दिस इज एक जनरल आउटलाइन होगी इस पॉइंट। और इस वक्त अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं, ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्तों के बाद हमने देखा है कि गुज़श्ता 48 घंटों से एक दूसरे पे बमबारी नहीं की गई। ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, ये वक्ती पॉज है, या आपको लग रहा है कि दोबारा जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं मामलात? देखिए मारिया, जब तक दोनों प्रिंसिपल्स जो हैं अमेरिका एंड ईरान वो इस नतीजे पर नहीं पहुंचते कि वो अपने हार्ड लाइनर से, और स्पेशली वो जो बैगेज इन्होंने उठाया हुआ है दोनों ने, उधर इजराइल का उन्होंने बैगेज उठाया हुआ है इन्होंने, ऑफ कोर्स वी ऑल अंडरस्टैंड, स्पेशली अभी जैसे हुसीज का आप देख रही है एक्टिविटी हो रही है। एंड सेकेंडली दे मस्ट अंडरस्टैंड कि पहले भी मिलिट्री ने कोई ना इनको लीवरेज से ही इस तरीके से दी, ना चेकमेट दिया कि ये अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव कर सके, ना ये साल और भी लड़ते रहे तो ये अचीव नहीं कर सकेंगे। देयर डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स विल गिव देम द एंड गेम, उसकी तरफ इनको जाना होगा। यही वो मिसट्रस्ट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पॉज कह रही है कि बेसिकली तो ये फाउंडेशन इसकी वही मिसट्रस्ट है कि आज नहीं तो कल ईरान भी ये कहता है कि ये हमले कर देंगे, अमेरिका कहता है कि जी ईरान जो है ये अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा। इसी मिसट्रस्ट को दूर करने के लिए मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किए गए एमओयू के अंदर, जैसे हॉटलाइन एस्टेब्लिश की गई, या जो डीकंफ्लिक्शन सेल का आपने देखा लेबनान के कॉन्टेक्स्ट में। अब उनको प्रैक्टिकली करने की जरूरत है ताकि ये थोड़ा सा एतमाद बहाल करे। और मैं तो वॉर को अनफॉर्चुनेटली पानियों के अंदर अब फैलता हुआ ही देख रहे हैं। अभी आपने देखा रेड सी की इन्वॉल्वमेंट हुई, कैस्पियन की आज हो गई, जब यूक्रेन ने रशियन ईरान बाउंड शिप को टारगेट किया। तो ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसको रोकने का बेस्ट तरीका ये कि एस्केलेशन को इमीडिएटली रोका जाए ताकि ये टेबल पे वापस आए। अभी तो वी आर स्टिल कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, इतना पॉजिटिव साइंस नहीं है। लेकिन वॉशिंगटन के बयानात को अगर देखिए जनरल साहब, तो क्या वहां पे आपको स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नजर आती है? अमेरिका के स्ट्रेटेजिक गोल समझ में आते हैं? बिकॉज वहां पे गुड कॉप बैड कॉप के बयानात भी हम देख रहे हैं। वैंस एक और बयान देते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप एक और बयान देते हैं। क्या वॉशिंगटन में क्लैरिटी है कि भाई इस जंग से हासिल क्या करना है उन्होंने? वॉशिंगटन में क्लैरिटी तब होती मारिया कि वॉशिंगटन अमेरिका की जंग लड़ रहा होता, ये याद रखिए। वॉशिंगटन, प्रेसिडेंट ट्रंप इज फाइटिंग द वॉर फॉर इजराइल। देखिए अमेरिका की इंटेलिजेंस ने क्या कहा, देयर वाज नो इमिनेंट थ्रेट फ्रॉम ईरान। नोबडी कुड थिंक कि अमेरिका कभी इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाए। जब 12 डेज वॉर हुई थी, दैट वाज द बिगेस्ट सरप्राइज टू द वर्ल्ड। उसके बाद ये एप्रीहेंशंस और बढ़ी। स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अभी सामने नहीं आए, इसलिए तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स एडजस्ट नहीं हो रहे। मिलिट्री अपने कभी देखे ना, शुरू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि हमने अपने मिलिट्री अहदाफ पूरे कर लिए। अगर पूरे कर लिए तो फिर ये एप्लीकेशन किस चीज की है? फिर बाय प्रोडक्ट ऑफ द वॉर व्हिच इज हुर्मस, अब उसकी जंग जारी शुरू हुई है जो एक स्टिकिंग पॉइंट बन गया है। वो कि ये फाइनल तो नहीं है, फाइनल मेन प्रेस्टीज विल स्टिल रिमेन अटैच्ड विद न्यूक्लियर, बट ये पावर का एक पॉइंट बन गया है। अब ईरान भी इसी की लेवरेज लेना चाहता है जो वो कभी भी 100% नहीं ले सकेगा, क्योंकि रीजन उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अमेरिका के अंदर स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन की वजह यही है कि देयर आर नो क्लियर पॉलिटिकल एम्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट्स व्हाई देयर मिलिट्री इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। दोनों तरफ से जाहिर सी बात है अपनी जो मिलिट्री की अकम्पलिशमेंट्स उनको बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है। ईरान ने क्लेम किया जी 200 से ज़्यादा उन्होंने अमरीकी जो कैजुअलिटीज़ हैं वो कॉज की हैं, और क्या उसके इस क्लेम के अंदर आपको वजन नजर आता है? देखिए सेंटकॉम की और अमेरिकन मिलिट्री की एक स्ट्रेटजी तो है कि वो कभी भी अपनी मेन जेन्युइन कैजुअलिटीज बताते नहीं है। वॉर में क्लेम्स काउंटर क्लेम्स होते रहते हैं, वॉर नैरेटिव्स बनते रहते हैं जी।
बट आई डोंट थिंक सो कि 200 बैग्स अगर गए होते, कैजुअलिटीज गई होती, तो पूरा अमेरिका इस वक्त बिल्कुल हिला के रख देता। वो दे आर वेरी सेंसिटिव टू दी बॉडी बैग्स, याद रखिएगा, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिटिव। वो पॉलिटिकल प्रेशर, बहुत ह्यू एंड क्राइम, 21वीं सदी है, यू कांट हाइड these casualties for a very long period. तो क्लेम्स होते रहते हैं, क्लेम काउंटर क्लेम, ये दिस इज पार्ट ऑफ द वॉर। इसमें और इसको सायोप्स ही समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनरल।